बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लास्ट टाइम हम लोग एनर्जी के टॉपिक पर बात कर रहे थे, ऐसे ही है। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हमने देखा था। उसमें हमने ये कहा था कि वर्क करने की एबिलिटी को कहते हैं एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, दो मेजर टाइप्स हैं। नंबर एक पोटेंशियल, नंबर दो काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने उस एनर्जी को कहा था जो किसी भी बॉडी के अंदर स्टोर हुई हुई होती है। और मैंने कहा था कि आपको पता कैसे चलेगा कि बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं। सिंपल सा एक रूल है कि अगर बॉडी का मास है तो बॉडी के पास पोटेंशियल एनर्जी है। अच्छा, फिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हम लोग डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी पोटेंशियल कन्वर्ट होता है दूसरी फॉर्म में। उसमें एक कन्वर्जन जो है जिसमें बॉडी जो है वो मोशन परफॉर्म कर रही होती है, बॉडी मूव कर रही होती है। तो जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल ही सोर्स होता है काइनेटिक एनर्जी का। अगर बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी ना हो तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक। अच्छा, अब देखिएगा, याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर। अगर मैं ये कहूं कि मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला यूज करना चाहता हूं, के ई इज इक्वल टू एफ एस, तो क्या हमें यूज करने की इजाजत है? आंसर इज यस। इसमें याद रखोगे कि एफ एस वर्क का फॉर्मूला है और ये ऐसा फॉर्मूला है जो किसी भी टाइप की एनर्जी के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक। लेकिन दो चीजों के लिए रूल सुन लो, एक के ई और एक पी। के ई के लिए तो डायरेक्ट आप यूज कर लो एफ एस, लेकिन अगर पीई के लिए इस्तेमाल करना चाहो, पीई के लिए, तो बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन इसमें कभी प्लस में यूज होता है और कभी माइनस में। अब इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि प्लस में कब, माइनस में कब। ये तो हमेशा प्लस में। पोटेंशियल एनर्जी कभी प्लस में कभी माइनस में। सुनो गौर से, देखो सवाल ये पैदा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल किसके लिए रहे हैं? उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं या उस बॉडी के लिए ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं जो हमारे लिए विजिबल है, हमें दिखता है, नजर आ रहा है? तब ये फॉर्मूला प्लस में यूज होगा। लेकिन किसी ऐसे बॉडी पर अप्लाई कर दो ये फॉर्मूला जो हमारे लिए इनविजिबल हो, हमारे लिए विजिबल ना हो, जैसे इलेक्ट्रॉन। अब मैं कहूँ आप इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालो और उसके लिए आप एफ एस का फॉर्मूला यूज करो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकालो और उसके लिए एफ एस का फॉर्मूला यूज करो, तो इलेक्ट्रॉन हमारे आंखों के लिए विजिबल नहीं है, तो उसके लिए फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस एफ एस इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया ये, कब प्लस में और कब माइनस में? ठीक है, ओके। अब याद रखिएगा कि अगर फर्स्ट करो कि मैं आपको हाइट दे दूं, क्या दे दूं? हाइट दे दूं, और बॉडी की वेलोसिटी निकालने के लिए कहें, बस सिंपल। यानी हो सकता है ना हम कहें कि a body is displaced from a certain point to another point and covers a height of 10 meter, then calculate its velocity। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि E बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। यानी इससे अगर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो के ई चाहिए, मास चाहिए। इससे वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो एस चाहिए, टाइम चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ हाइट गिवन है, सिर्फ हाइट गिवन है, सिर्फ लेंथ गिवन है, सिर्फ डिस्टेंस गिवन है और आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आप उसके लिए फॉर्मूला ये यूज करोगे, रूट टू जी एच। V इज इक्वल टू रूट टू जी एच। देखो ये आया कैसे है, मैं ये भी बताता हूं।
पर आपको तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, लेकिन फिर भी सीख लो कि आया कैसे है। देखो, जब बॉडी में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो कंफर्म होता है पोटेंशियल यूज होगा। पोटेंशियल यूज हुए बिना काइनेटिक एनर्जी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होती। फिर एक सिंपल सा रूल है कि जितना पोटेंशियल यूज होगा काइनेटिक इतना ही प्रोड्यूस होगा, या काइनेटिक उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना पोटेंशियल यूज हुआ होगा। यानी पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में क्या हुआ, बराबर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh और इसका फॉर्मूला हाफ mv²। m से m कैंसिल, 2 इधर गया, दिस इज v², और स्क्वायर हटाने के लिए क्या किया, रूट लिया, दिस इज 2gh, राइट। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये तब यूज करेंगे जब सिर्फ हाइट गिवन हो, और आप डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा, अब एक एमसीक्यू हम लोगों ने पहले भी काफी डिस्कस किया है कि ये अक्सर पूछते हैं कि इफ वेलोसिटी इज डबल एंड मास बिकम हाफ, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यानी इस वैल्यू को डबल, इसको हाफ किया तो कितनी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड अक्सर पूछ लेते हैं। यानी इससे रिलेटेड 3 तरह के एमसीक्यूज आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो ऑप्शन ये तो आपको आता भी है। इसमें मैंने टेक्निक ये सिखाई थी कि आप जो चीज मालूम करनी हो सबसे पहले उसका फॉर्मूला बनाओ। तो इसका फॉर्मूला तो है, फिर मैंने कहा था जो चेंजेस की गई है वो चेंजेस पुट करो। वेलोसिटी को डबल किया है, मास को हाफ किया, तो मास को हाफ किया, वेलोसिटी को डबल कर दिया। फिर मैंने कहा था जो नई शक्ल आए उस नई शक्ल में से पुरानी शक्ल वाली सारी चीजों को निकाल दो। के हाफ m v², ये v² निकाल दिया, यहां से बच गया 1/2, यहां से बच गया 4, 2 का स्क्वायर 4, कैंसिल हुआ तो आंसर इज 2। यानी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, ठीक। एक तो एमसीक्यू इस तरीके से पूछा जाता है। अच्छा, इसमें एक एमसीक्यू पूछते हैं जो अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके आंसर देने में, वो देखोगे। हमने कहा कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10%, 20% ऐसे दे देते हैं और कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बताओ, एक ये। और सेकेंडली हम कहते हैं कि अगर फर्स्ट करो मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब हुआ मास इनटू वेलोसिटी, ये 10% इंक्रीज हुआ, तो अब बता दीजिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या ये 20% इंक्रीज हुआ, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक, सही है। अच्छा, अब देखोगे अगर सिर्फ वेलोसिटी दे रहा है, सिर्फ वेलोसिटी, मोमेंटम नहीं, वेलोसिटी, मोमेंटम तो मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम वेलोसिटी सिर्फ भी, मेथड सीख लो, वैसे मेथड दोनों का एक ही है। जैसे ये 10% है तो सबसे पहले परसेंट हटा लेना, तो ये 0.1 हो गया, फिर इसमें 1 ऐड कर देना, पहले इसको पॉइंट हटाया, फिर 1 ऐड कर दिया, 1.1, सही है। फिर फॉर्मूले में देखना, के ही पूछा है, हाफ mv², वी पे क्या है, स्क्वायर है, तो वी पे स्क्वायर कर देना, ये वी है, इसका स्क्वायर कर देना। स्क्वायर का मतलब है 1.1 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1 1 1 2 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 2, तो ये जो पॉइंट के बाद ये है ना, ये दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। यानी वेलोसिटी 10% इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 21%,
सही है। मैं फिर टेक्निक रिपीट कर रहा हूं, फिर मैं डिटेल में भी बता रहा हूं कि डिटेल क्या है, टेक्निक क्या थी। मैंने कहा जब भी इस तरह का सवाल आए, इसको इतना परसेंट किया, इसको इतना परसेंट किया, किसी कहीं पे भी सवाल ये हो सकता है। टेक्निक कॉमन है सबकी। परसेंट को पहले हटा देना, तो 10 को 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है पॉइंट 2 डिजिट शिफ्ट। 10 है तो 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 0.1 हो गया, या 0.10। पॉइंट के बाद जो आखिर में जीरो होता है वो नहीं लिखते नॉर्मली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 10 100% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, तो 2 जीरो है ना, तो यहां कहीं पॉइंट नहीं है तो पॉइंट इधर है। 2 जीरो को एडजस्ट करने के लिए पॉइंट को 2 डिजिट शिफ्ट करते हैं, तो ये हो गया 0.10। पॉइंट के बाद आखिर में जो जीरो होता है, चाहे जितने भी जीरो हो, वो नहीं लिखते, तो इसलिए ये हुआ 0.1। ठीक, फिर इस रिजल्ट में 1 ऐड कर देना, हमेशा 1 ऐड होगा, तो 1 ऐड होगा तो 1.1 हो जाएगा। लिखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब ओरल होगा जहन पे। 1.1 हो गया। फिर क्या गिवन था, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, तो पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है, इसमें वेलोसिटी का क्या स्क्वायर है, तो इस ये 1.1 हो गया, इसका स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करके बाद सॉल्व करना, ये सॉल्व किया, तो पॉइंट के बाद जो कुछ होगा ना वो आंसर है। ठीक, अब इसकी थोड़ी डिटेल देखो। देखिए 10% इंक्रीज किया, जरा समझोगे, 10% इंक्रीज किया, तो सवाल ये हुआ पहले कितना था, पहले 100% होगा। जब परसेंट में कोई चीज इंक्रीज करते हैं तो स्टैंडर्ड परसेंटेज कितना होता है, 100। तब मैं बोलूंगा कि इसका 10% इंक्रीज किया। मैंने कहा इस कॉपी के 10% पेजेस मुझे दे दो, तो ये जितने पेजेस हैं ये 100% है, तो इसका 10% मुझे दे दो। तो 10% इंक्रीज किया, इसका मतलब पहले से था 100%, 10% इंक्रीज किया तो अब हो गया टोटल 110%। 110% इंक्रीज किया ना, इंक्रीज का मतलब प्लस, डिक्रीज का मतलब माइनस, अभी डिक्रीज वाला भी देखते हैं। इंक्रीज किया तो प्लस, तो 110 हो गया, तो 110% आपके पास टोटल है अभी। अब जो चीज पूछी गई है ये परसेंटेज को वेरीफाई नहीं करता, परसेंटेज को डील नहीं करता फॉर्मूला, तो परसेंट हटाना पड़ेगा। अब परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड, ये 100 से डिवाइड, सही है, 2 डिजिट शिफ्ट कर दिया, तो देखो 1.10, आखिर वाला ये लिखने की जरूरत नहीं, तो 1.1। फिर इसके अंदर पुट किया, ये देखो के बी स्क्वायर है, तो 1.1 का स्क्वायर किया, ये हो गया 1.21। नहीं, वो तो मैंने डायरेक्ट टेक्निक सिखाई, अब डिटेल वाली टेक्निक सिखा रहा हूं कि डिटेल में कैसे करते हैं। ये तो 1 ऐड कर दिया, ये देखो तभी तो हुआ 1.1। मैं यहाँ पे 2 टेक्निक सिखा रहा था, एक जो एग्जाम में करोगे डायरेक्ट, एक वो जो डिटेल वाला तरीका है, ये डिटेल वाला तरीका है। मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूं कि पॉइंट के बाद ये वाली वैल्यू आंसर क्यों होती है। तो 1.1 का स्क्वायर किया, ये आ गया, फिर इसको परसेंटेज में लाओगे, परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, ये 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 121%। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिजिट्स लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो 121%। पहले से कितना था, 100%, अब कितना हो गया 121%, तो कितना इंक्रीज हुआ, सिर्फ 21%। फिर से सुनो, समझोगे। इनिशियली 100% होता है, तो आपने फाइनली जब काइनेटिक एनर्जी निकाला तो वो कितना आया, 121%। तो 100% तो पहले से था ना, तो इंक्रीज कितना हुआ, सिर्फ 21%। 121% टोटल है,
पहले से कितना था 100, इंक्रीज कितना हुआ 21%। सही है, तो इसलिए ये वाला आंसर जो होता है वो करेक्ट होता है। ये डायरेक्ट टेक्निक है। मैं डायरेक्ट टेक्निक एक दफा फिर रिपीट कर दूं, सुनोगे। वेलोसिटी इंक्रीज किया 10%, सबसे पहले इसको पॉइंट में ले आओ, यानी परसेंटेज में डालो, ये आ गया। फिर मैंने कहा इसके अंदर 1 ऐड कर दो, कर दिया। फिर देखो ये वेलोसिटी है, फॉर्मूले में वेलोसिटी पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर दो, 1.1 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो, कर दिया। सॉल्व होने के बाद पॉइंट के बाद जो आखिर में है वो आपका आंसर है। समझ में आ गया? गुड। अब इसी सवाल को अभी इसको भी रहने देते हैं, इसी को भी देखते हैं। अब इसमें ये तो समझ में आ गया लेकिन ये मेथड आप यूज कीजिएगा तब जब इंक्रीज वाला था। क्या था? अब डिक्रीज वाला देखो। अब मैंने कहा कि वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज, 10% डिक्रीज। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी डिक्रीज होगी, कितनी डिक्रीज होगी। दो सवाल हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी अब कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई, दोनों का अलग अलग मतलब है। सही है, तुम्हारे पास फर्ज करो 50 रुपीज है, तुम गए, तुमने एक चॉकलेट खरीद के खा ली। मैंने पूछा कम कितना हुआ, अब आपके पास पैसे आपके कम कितने हुए, अलग सवाल है ये। फिर मैंने पूछा अब आपके पास पैसे हैं कितने, दो अलग बातें हो गई ना। 50 रुपए के आपने उसमें से 20 रुपए की चॉकलेट ले ली, पता नहीं 20 रुपए की चॉकलेट आती नहीं आती, लेकिन फर्ज करो। तो मैंने पूछा अब आपके पास पैसे कम कितने हो गए, आप बोलोगे सर 20 रुपए कम हो गए। मैं पूछूं अब आपके पास पैसे हैं कितने, तो आप बोलोगे 30 रुपए, 30 रुपीज है, फर्क है ना दोनों में। तो इसी तरह वेलोसिटी 10% डिक्रीज, तो सवाल ये हो सकता है कि अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है, या हम पूछेंगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कितनी हुई। तो डिक्रीज वाला ऑप्शन देखो। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, 10% डिक्रीज, 0.1 हो गया। इंक्रीज बोला था तो 1 प्लस किया था, डिक्रीज बोला है तो 1 में से इसको माइनस कीजिएगा। इंक्रीज बोला तो प्लस, डिक्रीज बोला तो माइनस, माइनस किया तो कितना हो गया 0.9। कितना? क्लियर? फिर देखोगे, फिर वेलोसिटी फॉर्मूला देखना, ये फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी पे क्या है तो 0.9 का स्क्वायर करना, 0.81। क्लियर है सबको? अब ये देखना, पॉइंट के बाद ये जो है ना, ये आंसर नहीं है, ये है काइनेटिक एनर्जी इस वक्त बचा हुआ है। अगर एग्जाम में पूछे ना कि वेलोसिटी 10% डिक्रीज हुआ, काइनेटिक एनर्जी कितना डिक्रीज होगा, तो ये आंसर नहीं है। अगर पूछे काइनेटिक एनर्जी अब कितना है, तो ये आंसर है। कितना है तो ये है, और कितना डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, 100 में से इसको माइनस, यानी 19%। आगे टेक्निक सही है। फिर सुनो, देखो ये 10% डिक्रीज हुआ, पॉइंट में ले आए, इंक्रीज बोलेगा तो 1 प्लस, डिक्रीज बोलेगा तो 1 में से इसको माइनस। सही है, गुड। माइनस किया 0.9, वेलोसिटी पे क्या स्क्वायर है, तो वेलोसिटी पे स्क्वायर कर दिया 0.81। पॉइंट के बाद ये जो रिजल्ट है ये वो है जो इस वक्त बचा हुआ है, तो डिक्रीज कितना हुआ, 100 में से माइनस कर देना इसको, तो 100 में से इसको माइनस करेंगे 19%। आगे बात समझ में? गुड। चलो ये आ गया इंक्रीज डिक्रीज दोनों। सही है, ये अच्छी तरह याद रखेंगे, ये एग्जाम में ना बहुत कंफ्यूज करता है, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर तुक्के मारते हैं, गलत
तुक्के मारेंगे, गैस करेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि गलत ही होगा। ठीक है, अब नहीं मुश्किल नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, टेक्निक आ जाए तो यूं। अब जैसे टेक्निक आ गया है, लेकिन इसके बावजूद कभी कभार ना मोमेंटम पूछ लेते हैं। अब देखोगे, अब कह रहा है मोमेंटम 20% इंक्रीज हुआ, 20% मोमेंटम इंक्रीज हुआ। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी है? सही है। अब काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला है, पहले तो वही रूल अप्लाई कर दो। 20% है तो कितना हो गया? 0.2। ये समझ में आ गया? इंक्रीज बोला है तो 1 ऐड किया तो हो गया ना ना 1.2। ये समझ में आ गया? अब इधर देखोगे, के ई बराबर है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ तो मोमेंटम है ही नहीं, सिर्फ एम वी है, लेकिन ये तो वी स्क्वायर है। ऐसे ऐसे देखो, हाँ, एम से करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई, एम से करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये हो गया के ई इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर एम। सही है। अब ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, तो ये हो गया पी स्क्वायर मोमेंटम का स्क्वायर, ये 2m। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। क्लियर है? ओके। अब देखिएगा, फिर वही रूल, ये आया हुआ था ना 1.2, पी पे क्या है? स्क्वायर है, तो 1.2 का स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे तो 1.44 होगा शायद। ये देखो, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 1 टू द 2, 1 1 द 1, 4 4 1। कितना डिजिट है? 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये आंसर है 44%। सही। यानी मोमेंटम 20% इंक्रीज होगा तो 40%, 44% काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। आगे बात समझ में? फिर से बोलो। हाँ हाँ, ये सब तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना करके बताया, वरना ये तो दिमाग में होगा। ऐसे 20% इंक्रीज किया, 0.2 हो गया, 1.2 हो गया, 1.2 का स्क्वायर कर दिया। हाँ, स्क्वायर नहीं आ रहा है तो कॉपी पे करके देख लेंगे। स्क्वायर किया 1.44, अच्छा पॉइंट के बाद 44 है, इसका मतलब 44% आंसर है। सेम टेक्निक है। तुम कुछ कह रहे थे? ये फॉर्मूला, ये देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई किया। इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं कॉन्जुगेट करना, और कॉन्जुगेट करने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी पे स्क्वायर है, मास पे नहीं था, तो इसलिए मास से किया। अब मल्टीप्लाई किया तो m इंटू एम, एम स्क्वायर हो गया, ये वी स्क्वायर हो गया, ये m अपनी जगह पर। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, ये स्क्वायर है तो मोमेंटम का स्क्वायर, और ये 2m एज इट इज। सही है? ये समझ में आ गया? ओके, गुड। अच्छा, अब यहां पे देखोगे, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे यहीं पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ है क्या? पहले तो ये समझो। ये कहता है इन एनी केसेस एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व्ड। स्टेटमेंट तो ऐसे बोलते हो कि एनर्जी में कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट नॉट बी डिस्ट्रॉयड और नाइदर बी क्रिएटेड। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब सुनोगे। फर्स्ट करो, यानी दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है।
दुनिया में ये जो यूनिवर्स है इसकी एनर्जी में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व्ड। रीजन हो क्या रहा है कि दुनिया की सारी चीजें ना एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। हमें भूख लगती है, मतलब हमारे जिस्म में एनर्जी कम हो गई, तो हमने क्या किया, कुछ फूड्स, रोटी चावल फ्रूट्स कुछ भी खा पी लिया। खाने पीने का क्या मकसद है, उसकी एनर्जी अपने बॉडी में कन्वर्ट करना। फिर इससे हम बहुत सारे काम लेते हैं, साउंड में, चलने में, बोलने में, ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, फिर वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, क्रिएट नहीं होता। क्रिएट नहीं होने का मतलब इंक्रीज नहीं होता, और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय होने का मतलब है कम भी नहीं होता, ना कम होगा ना ज्यादा होगा, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, तो याद रखिएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर सूरत हाल में, हर सिचुएशन में एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब यहां पे कुछ पॉइंट समझ लो। फर्स्ट करो कि मैं चल फिर रहा हूं, चल रहा हूं, तो मेरी एनर्जी यूज कौन सी होगी, पोटेंशियल। पोटेंशियल ये वो यूज होती है सिर्फ पोटेंशियल, और कोई है ही नहीं मेरे पास। हाँ, अब मैं चल रहा हूं तो पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक में, बोल रहा हूं तो साउंड में, सोच रहा हूं तो स्टैटिक में। सॉरी, हाँ एक मिनट। फर्स्ट करो, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी एनर्जी कम हो, तो तुम देखो, कम हो अलग चीज है। मैं बोला डिस्ट्रॉय नहीं होगा, डिस्ट्रॉय यानी कम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत शिद्दत की भूख लगी, जैसे कभी गर्मी का रोजा रखा हो, सभी रखते हैं, गर्मी का रोजा है, शिद्दत की भूख और प्यास लग गई अफ्तार से पहले, लग गई, कभी होता है ऐसा। फिर अफ्तार, अजान हुई, हमने अफ्तार खोलना, अफ्तार किया। अफ्तार करने के बाद क्या सिचुएशन होती है आपको पता है। अब मैंने बोला कि काम करो, अफ्तार से पहले पहले वाली पोजीशन पर आ जाओ। अफ्तार करने के बाद, अच्छे तरीके से अफ्तार करने के बाद, अब मेरी फरमाइश आ गई कि काम करो, अफ्तार से पहले वाली पोजीशन पे आओ। आप क्या बोलोगे, सर नहीं है मुमकिन, कल शाम तक इंतजार कीजिए। अरे कल शाम तक इंतजार करूंगा, वो तो कन्वर्जन होगी। आप चलोगे फिरोगे बोलोगे सोगे, ये सब कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर आप उस वक्त कम कर दो, आप बोलो सर ठीक है ये ले अभी आ जाता हूँ आ जाता हूँ, तो फिर मैं बोलूंगा कि आपने डिस्ट्रॉय कर दी, यानी कम कर दी। आप चल फिर रहे हो तो कन्वर्जन हुई। आपको जो भूख लगी, जो आपकी बॉडी की एनर्जी कम हुई, वो एक्चुअल में किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, डिस्ट्रॉय नहीं हुई। यानी आपने बोला वो साउंड में, चला काइनेटिक में, सोचा स्टैटिक में, एक ही जगह पे मूवमेंट हो रही है मैकेनिकल में, बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो गई, कन्वर्जन हुई है, कन्वर्जन हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल, शॉपिंग करने गए 50,000 रुपए लेकर, 50,000 रुपए में तुमने 3 सूट खरीदे हैं, घर आए, मैंने कहा कितना पैसा बचा के लाए, आपने देखा बोला सिर्फ 6,000 रुपए की मेरे पास है। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, अब बताओ तुम्हारे पास टोटल अमाउंट कितनी है, 50,000 लेकर गए थे, तो अभी पूरा 50,000 है या नहीं, तो अभी भी पूरा 50,000 है, सिर्फ करेंसी की फॉर्म में नहीं है। 6,000 करेंसी है और बाकी 44,000 वो कपड़े की शक्ल में है, यानी कन्वर्जन हो गई ना, है तो उतना ही, पहले करेंसी था अब कन्वर्ट हो गया, लेकिन है टोटल उतना ही। इसको कहते हैं कंजर्व्ड होना। कन्वर्जन, कन्वर्जन तो है, क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अब ये मुमकिन नहीं है कि आप 50,000 रुपए लेके जाओ और फर्ज करो कि एक सूट 15,000 का है, आप 6 सूट खरीद के लेकर आ गए, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी, क्रिएट नहीं होगा, यानी आप इंक्रीज नहीं कर सकते।
डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यानी कम नहीं कर सकते, डिक्रीज नहीं कर सकते। और डिक्रीज होने का मतलब मैंने समझाया, इंक्रीज होने का मतलब है कि कुछ खाने पीने की इजाजत नहीं है। भूखे जब रोजा हम रखते हैं तो हमें खाने पीने की इजाजत नहीं होती। अब खाने पीने की इजाजत तो है नहीं, लेकिन मैं अफ्तार से आधा घंटा पहले भूख प्यास मुझे लगी हुई है और आपने फरमाइश कर दी, सर आप एक काम करें ना, आप शहरी के बाद वाली पोजीशन पे आ जाए। शहरी के बाद वाली, मैं बोलूंगा यार मुमकिन कैसे, कुछ खाने पीने की तो इजाजत ही नहीं है। तो बगैर खाए पिए क्या मैं शहरी के बाद वाली पोजीशन पे आ सकता हूँ? अब नहीं आ सकता ना, तो इसका मतलब मैं एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, राइट। अच्छा, अब इधर देखोगे, ये तो हमने जनरल सिचुएशन में देखा। फर्स्ट करो एक बॉडी फ्री फॉलिंग करता है, ये फ्री फॉलिंग कर रहा है, सही है, फ्री फॉलिंग जी। पीक पॉइंट पर याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मैक्सिमम होती है। पीक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मैक्सिमम, और पीक पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, यानी कम से कम जीरो। हाँ, जीरो भी बोल सकते हैं। ना ना ना, एक मिनट समझाता हूँ। ये पीक पॉइंट है, यहां से रिलीज करूंगा बॉडी को, ये पीक पॉइंट है, यहां से बॉडी को रिलीज करूंगा। ये हाइट है, इससे ज्यादा हाइट तो अब ये बॉडी कवर नहीं कर सकता, और हाइट का ताल्लुक पोटेंशियल एनर्जी से, P इज इक्वल टू mgh, सही है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, सिर्फ mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ mgh होता है, mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। वेट इनटू h होता है, fs तो ऊपर लिख दिया है मैंने, ये वेट है, wh भी होता है, हाइट है। पीक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, क्यों? क्योंकि हाइट मैक्सिमम। अभी वेलोसिटी कितनी है इसकी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो। तो हम इसी जीरो को बोलते हैं मिनिमम। वैसे वो ये भी सही कह रहा है कि मिनिमम का मतलब कॉन्सेप्चुअली जीरो नहीं होता, कम से कम होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में मैथमेटिकली मिनिमम का मतलब जीरो होगा, ठीक है। और मैक्सिमम का मतलब, मैक्सिमम का मतलब ज्यादा तो होगा, लेकिन मैथमेटिकल इसका मतलब होता है उसका फॉर्मूला। जैसे अगर मैं कहूँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो आप बोलोगे हाफ mv² है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, आप बोलोगे mgh है। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, तो आप बोलोगे जीरो है। मैं कहूँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, आप बोलोगे जीरो है। मैथमेटिकली मिनिमम का मतलब जीरो और मैक्सिमम का मतलब उसका अपना फॉर्मूला, राइट। अब बॉडी जैसे जैसे नीचे आ रही होती है, पोटेंशियल कन्वर्ट होता है किसमें? काइनेटिक में। और यहां पर आने के बाद पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है मिनिमम और काइनेटिक एनर्जी हो जाता है मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि यहां पर अब हाइट तो नहीं खत्म हो जाती है, तो पोटेंशियल नहीं है, लेकिन वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है जिस वक्त हिट करता है, तो काइनेटिक मैक्सिमम। लेकिन ये जो बातें मैंने आपको बताई, ये मोशन अंडर दी ग्रेविटेशनल फोर्स है। जब बॉडी मोशन करे ग्रेविटी की फोर्स से, अगर हम लोग अपनी फोर्स से मूव कर रहे हैं फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अभी तो हाइट नहीं है, मैं खड़ा हूं, हाइट तो नहीं है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो है, स्टोर एनर्जी। हाँ, ये मोशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, राइट। अच्छा, अब अगर फर्ज करो कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल,
यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है 0, तो यहाँ पर पोटेंशियल हो जाएगा 0 और काइनेटिक हो जाएगा 100। सही है। लेकिन ये सिचुएशन तब एग्जिस्ट करेगा जब पूरे फ्री फॉलिंग मोशंस के दौरान कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं जी। अब इसके अंदर कई ऑप्शन हो सकता है, जरा सोच के बताइएगा। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट करो 100, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0। पोटेंशियल एनर्जी 100, काइनेटिक एनर्जी 0। बॉडी नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, बॉडी नीचे आ रही है। इस डायरेक्शन में एयर भी चल रही है, इस डायरेक्शन में, और एयर के पास 10 जूल की एनर्जी है, जिसको हम एयर का वर्क बोलते हैं। यहां पे एयर ऑपोजिट चल रही है, इसके पास वही 10 जूल की एनर्जी है एयर के पास, जिसको वर्क बोलते हैं। दोनों में फर्क है ना, एक ऑपोजिट एक सेम। सेम डायरेक्शन का मतलब होता है हेल्प करना, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है अपोज करना। तो अब यहां पर आने के बाद पोटेंशियल तो हो जाएगा 0। बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी, यहाँ पे कितनी होगी जी। किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, इधर देखोगे यहाँ पे पोटेंशियल कितना है जी। ये सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन का मतलब होता है हेल्प करना, और हेल्प का मैथमेटिकल मतलब होता है ऐड करना। सेम डायरेक्शन मींस हेल्प करना, और हेल्प का मतलब एडिशन होता है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 100, इसका 10 जूल से इसने हेल्प की, तो टोटल इसके पास काइनेटिक एनर्जी 110 जूल। लेकिन यहाँ पे अपोज किया, अपोज का मतलब है रेजिस्ट कर रहा है, माइनस करना है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 90 जूल होगी। उस वक्त की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल भी 100 और काइनेटिक भी 100। ना 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 ना, हाँ, मैं क्लियर। ये जो सारी बातें कर रहे हैं, इसमें स्टोर एनर्जी काम नहीं आता, इसमें हाइट का ताल्लुक। अच्छा, ये किसके लिए बात कर रहे हैं, मोशन अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो जो स्टोर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मैं, ये इंटरनल फोर्स से बॉडी मूव करता है, ये एक्सटर्नल, नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जैसे मैं मूव कर रहा हूँ, ये ग्रेविटी की फोर्स से मूव नहीं कर रहा हूँ, तो स्टोर एनर्जी का कॉन्सेप्ट। लेकिन जब फ्री फॉलिंग है, वर्टिकल मोशन है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर ये सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, फिर स्टोर एनर्जी नहीं होगी। तो हिट करेंगे तो हाइट नहीं होगी ना। अभी मैं फर्स्ट को ग्राउंड पे हूँ, बताओ हाइट कितनी है ग्राउंड से मेरी, नहीं है ना, 0 है, 0 है ना। एक पेन उसको देखो, ग्राउंड से कितनी हाइट है, होगी तकरीबन 2 मीटर, 2 मीटर, है ना। लेकिन ये मानकर अगर जमीन पे हो तो हाइट कितनी है, 0। अब हाइट 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाई mg, 0। काइनेटिक जो होगी, अब सुनो, जब इसको मैं छोड़ूंगा तो जमीन से टकराएगी, तो उस वक्त वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी ना, वेलोसिटी टकराते वक्त होगी ना, तो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी। सही है, या कुछ और कहना चाह रहे हो, नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। हिट किया, 1 मिनट ऐसे बताओ, हिट किया, बगैर वेलोसिटी के हिट कर सकते हैं, हिट करने के बाद खत्म होगी, ये लाइन बोलो, हिट करने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगी। तो हम लोग बाद की बात तो कर नहीं रहे, हिट करते वक्त की बात कर रहे हैं। हिट करने के बाद तो फ्री फॉलिंग खत्म,
हिट करने के बाद फ्री फॉलिंग खत्म, ठीक है। अब जैसे मैं ऊपर से गिरा जमीन पर, हिट कर गया, उसके बाद लेटा हुआ हूं क्योंकि कोई आएगा उठाएगा मुझे। अब लेटा हुआ हूं तो स्टोर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि अब फ्री फॉलिंग नहीं हो रही है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ फ्री फॉलिंग की हद तक है, हिट करने की हद तक है। क्लियर हो गया? गुड। अच्छा, अब यहां पे एक और पॉइंट, अब ये बॉडी देखो ये मूव कर रहा है, ये यहां पर काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट करो इनिशियल है, क्या है? इनिशियल। जीरो भी हो सकता है, लेकिन जो भी है इनिशियल है, जीरो भी है तो इनिशियल है। यहां पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनल, सही है। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल। यहां पर बॉडी मूव कर रहा है, यहां पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यहां पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल, सही है। फर्स्ट करो कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी है 0, यहां पे काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल, यहां पे काइनेटिक एनर्जी है 10 जूल, यहां पे काइनेटिक एनर्जी है 20 जूल या 200 जूल, सही है। ये बताओ इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या बॉडी ने वर्क किया या नहीं किया? किया है। याद है मैंने कहा था कि बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो बॉडी डिस्टेंस कवर करे, तो हम कहते हैं बॉडी ने वर्क किया। यहां पर ये फोर्स लगी है किसकी? ग्रेविटी की, डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ फोर्स उसकी अपनी लगी, बॉडी मूव करके इधर आया, डिस्टेंस कवर किया, वर्क तो हुआ। मैंने कहा वो वर्क कैलकुलेट करके दो। क्या निकाल के दो? वर्क निकाल कर दो। तो अब वर्क कैसे निकालोगे वो देखोगे, टेक्निक याद रखिएगा, बड़ी सिंपल टेक्निक। अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है इनिशियल और फाइनल, अगर क्या गिवन है? काइनेटिक एनर्जी गिवन है इनिशियल और फाइनल, और आपसे वर्क पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है, तो वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क डन बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपल डायरेक्ट लॉजिक। और ये भी याद रखोगे, ये बाकायदा एक थ्योरम है, इस थ्योरम को कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या? When a body moves from one point to another point, then its work done always be equal to change its kinetic energy. जब बॉडी मूव करता है तो बॉडी का किया गया वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इस सिचुएशन में हम वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से वर्क निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वर्क कितना हो जाएगा? 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 10 जूल। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200 माइनस 10 190 जूल, सही। ठीक है, अब इन सब चीजों को अरेंज करना होगा, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले सेगमेंट में करते हैं।